हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज मैं आपके सामने रिव्यू को लेके आया हूं। और आप लोगों को पता है कि सीपीसी के अंतर्गत रिव्यू का एक टॉपिक है जो कि आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात यहां से शुरू करते हैं कि क्या आपको पता है कि कौन कौन से ऑर्डर का रिव्यू किया जा सकता है, या क्या आप जानते हैं कि रिव्यू करने का पावर किसे दिया गया है, या अगर रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करने के बाद अगर वो रिजेक्ट हो गया या ग्रांट हुआ तो क्या फर्दर अपील फाइल किया जा सकता है। इन सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए आज ये टॉपिक लेके आया हूं जो कि हमारा ऑर्डर 47 है सीपीसी के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीपीसी 1908 ऑर्डर नंबर 47। तो ऑर्डर नंबर 47 आप लोगों ने देखा हो, ऑर्डर जो है 47 है। ऑर्डर जिसको कि 47 इस तरह से आप लिख सकते हैं। ऑर्डर नंबर 47 सीपीसी 1908 में ये कहता है कि रिव्यू जो है वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए होता है। करेक्ट। तो जब कोई कोर्ट डिग्री पास करती है, ऑर्डर पास करती है, तो उस ऑर्डर अगेंस्ट में दो ऑप्शन बचता है लोगों के पास। या तो उस ऑर्डर या डिग्री के अगेंस्ट में अपील फाइल करें या रिव्यू पिटिशन फाइल करें। करेक्ट। अब आता है कि सबसे पहले जो आप लोग पढ़ेंगे वो है कि रूल 1 ऑर्डर 47 के अंतर्गत रूल 1 में क्या कहता है कि एप्लीकेशन जो है रिव्यू के लिए फाइल किस परिस्थिति में किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जिस भी डिक्री, मतलब डिक्री है, डिक्री या ऑर्डर है ना, जिस भी डिक्री ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील का ऑप्शन नहीं है। करेक्ट। दूसरा पॉइंट होता है इसी में, जिस भी डिग्री ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील का ऑप्शन है, मतलब नो अपील। यहां पे मान लीजिए नो अपील, यहां पे यस है ना, अपील है लेकिन नॉट फाइल्ड और नॉट प्रीफर्ड। क्लियर। ये दो पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो है, जब कोई डिक्री या ऑर्डर रिवीजन के बाद आता है, रिवीजन है ना, डिक्री ऑर्डर ऑन रिवीजन एप्लीकेशन बिफोर स्मॉल कोर्ट, इसको पूरा लिख देता हूं, स्मॉल कोर्ट। ओके। तो जब डिक्री या रेफरेंस के बाद, ये जब भी डिक्री या ऑर्डर जब भी स्मॉल कोर्ट के द्वारा रेफरेंस या रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेफरेंस, रिवीजन नहीं रखिए, रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी ये पास होता है, तो इन तीन तरह के ऑर्डर के अगेंस्ट में रिव्यू फाइल करने का एलिजिबिलिटी है। ध्यान रखिएगा, रूल 1 क्या बोलता है कि डिक्री ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में नो अपील है, डिक्री या ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में अपील तो है लेकिन फाइल नहीं किया गया, मतलब प्रीफर्ड नहीं किया गया। और तीसरा, जब डिक्री ऑर्डर स्मॉल कोर्ट के द्वारा ऑन रेफरेंस पास किया जाता है, जब स्मॉल कोर्ट को रेफर किया जाता है, रेफरेंस के तौर पर भेजा जाता है, अगर वो ऑर्डर पास होता है देन रिव्यू कैन बी फाइल्ड। क्लियर। चलिए अब यहां पे ग्राउंड की बात करते हैं। ये तो तीन तरह के तरीके से होगा, तीन ऑर्डर के अगेंस्ट में रिव्यू फाइल कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड क्या हो सकता है। तो ग्राउंड्स की बात इसी रूल में हम लोग देखेंगे कि ग्राउंड्स क्या क्या है जिसके आधार पे हम लोग अपील फाइल कर सकते हैं। पहला है ग्राउंड्स में सबसे पहले देखिए, कहानी के तौर पर समझिए कि रीजनेबल चीज कुछ होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा फैक्ट्स या एविडेंस जो कि डिग्री पास ऑर्डर करने के समय में एप्लेंट के द्वारा, मतलब एप्लीकेंट के द्वारा, जिसने रिव्यू अपील फाइल करना चाह रहा है या फाइल किया है, वो एविडेंस
ड्यूरिंग द प्रोसेस या ड्यूरिंग द हियरिंग और ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिक्री और ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में रिव्यू फाइल किया है वो फैक्ट्स या एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाया था, ठीक है, दैट मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट ग्राउंड नॉट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट व्हाइल पासिंग द डिक्री और ऑर्डर, करेक्ट। फर्स्ट, सेकेंड थिंग है कि उसके ये नॉलेज में भी नहीं था कि वो ऐसा कोई फैक्ट्स या एविडेंस है, नॉलेज में भी नहीं था, मतलब बियॉन्ड रीजनेबल नॉलेज होता है ना, जो एक सब्जेक्टिव टेस्ट के तौर पे जो कंसीडर किया जाता है कि नहीं ये चीज उसे पता होगा, लेकिन वहां बियॉन्ड डाउट ये हो कि नहीं उसके नॉलेज में नहीं था, देन ओनली दिस ग्राउंड विल बी सुटेबल फॉर फाइलिंग एंड अ रिव्यू। क्लियर। दूसरी बात है कि ग्राउंड्स में पहले हुआ फैक्ट्स या एविडेंस जो कि उसके नॉलेज में नहीं था या उस वक्त किसी भी सफिशिएंट रीजन के कारण वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया। दूसरा है एपरेंट एरर, जो कि हम लोग डिपार्टमेंट में भी देखते हैं कि वो कोई भी चीज का अगर दिख गया कि हाँ यार ये तो नॉर्मल एरर है, ये हो गया दिख रहा है, मतलब विजिबल एरर है, तो एपरेंट एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। ओके। उसके बाद है तीसरा एनी अदर सफिशिएंट ग्राउंड। अब वो सफिशिएंट ग्राउंड हु विल डिसाइड, देन कोर्ट जहां पे रिव्यू एप्लीकेशन फाइल हुआ है ओनली दैट कोर्ट विल डिसाइड कि भाई सफिशिएंट अदर ग्राउंड है क्या। मतलब कहने का मतलब है कि फैक्ट्स एंड एविडेंस जो एप्लीकेंट के बियॉन्ड नॉलेज में था या बियॉन्ड पावर में था, उसको वो पता ही नहीं था कि इस तरह का कोई एविडेंस है, फैक्ट्स है। तो दूसरा, अगर एपरेंट एरर है तो, और एनी अदर रीजन जिसके आधार पर वो अपील फाइल कर रहा है, रिव्यू फाइल कर रहा है, वो कोर्ट को लगता है कि नहीं ये सफिशिएंट था, सही में ये इसके लिए रिव्यू किया जा सकता है। तो ये 3 ग्राउंड होता है और 3 ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो 3-3 का फॉर्मूला याद रखिएगा। रूल 1 क्या क्या बोलता है कि भाई जो डिक्री ऑर्डर अपील जिसका अगेंस्ट में अपील फाइल किया जा सकता है लेकिन फाइल नहीं किया, उसके लिए रिव्यू फाइल कर सकता है। जो डिक्री ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में अपील फर्दर अपील करने का प्रोविजन ही नहीं है, वो भी रिव्यू में जा सकता है। और तीसरा क्या होता है कि अगर कोई डिक्री ऑर्डर जो है स्मॉल कोर्ट के रेफरेंस के बाद जो ऑर्डर आता, जजमेंट आता है, उसके आधार पर, है ना, उसके अगेंस्ट में। क्लियर। और ये 3 ग्राउंड्स है। चलिए अब हम इसको रूल पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते हैं। रूल 1 है जो कि आपको ध्यान रखना है, नोट करते जाइएगा ताकि आपको याद रहे और माइंड में सेट हो जाए। चलिए अब आते हैं हम लोग इस चीज के लिए कि रिव्यू के लिए एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है। तो पार्टी टू द ऑर्डर, ध्यान रखिएगा, पार्टी टू द ऑर्डर। इसमें क्या क्या चीज है जो कि रूल के अनुसार नहीं बता रहा हूं, बल्कि रूल में जो लिखा हुआ है, रूल बिना कोट किए मैं बता रहा हूं कि पहली बात कि जो भी उस ऑर्डर का पार्टी है, उन दोनों में से कोई भी 2 पार्टी होती है तो कोई भी रिव्यू के लिए फाइल कर सकता है, करेक्ट। दूसरी बात कि जो भी ग्राउंड है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तीसरी बात यह है कि अगर ऐसा होता है कि पार्टी जो है वो अपील तो नहीं फाइल किया, लेकिन ये पता चला कि अपोजिट पार्टी जो है ऑलरेडी अपील फाइल कर चुका है इस ऑर्डर या डिक्री के अगेंस्ट में, देन इन दैट केस ये समझना पड़ेगा, कंसिडरेशन रखना पड़ेगा कि उस पार्टी, ये पार्टी जो एप्लीकेंट है यहाँ पे, क्या वो अपने पॉइंट्स को वहां अपील में रख सकता है। क्योंकि अगर वो सेम ग्राउंड है, मान लीजिए जिस ग्राउंड पे ये रिव्यू फाइल करना चाहता है उसी ग्राउंड पे अदर पार्टी जो है अपील फाइल किया हुआ है ना, तो अगर ऐसा कॉमन ग्राउंड है देन रिव्यू विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एप्लीकेशन जो है रिव्यू का वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्लियर। अदरवाइज दूसरे कोई भी ग्राउंड पे ये पार्टी जो है जिसने अपील नहीं प्रीफर किया और अपोजिट पार्टी ने अपील प्रीफर कर चुका है, तब भी ये एप्लीकेशन इनका एक्सेप्ट होगा, मतलब कंसीडर किया जाएगा एक्सेप्टेंस के लिए। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं कि अगर कोई रिव्यू फाइल किया है तो उसका क्या स्टेटस बन सकता है ना। तो वो स्टेटस ये है कि या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा या एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, है ना। एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा मतलब एक्सेप्ट या
रिजेक्ट। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। एक्सेप्टेंस अगर होता है तो क्या होगा? अगर किसी भी पार्टी का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है तो उसके दोनों वो 3 ऑर्डर के अगेंस्ट में होना चाहिए, 3 ग्राउंड है, वो सब फाइनल होने के बाद, एक्सेप्ट होने के बाद क्या डायरेक्टली रिव्यू हो जाएगा? नहीं। ये एक्सेप्टेंस के बाद इस एप्लीकेशन को रजिस्टर में इंटर किया जाएगा, कोर्ट के रजिस्टर में, हियरिंग फिक्स डेट फिक्स किया जाएगा और एक्सेप्टेंस के पहले अपोजिट पार्टी जो भी होगा इस पार्टी के अगेंस्ट में, जो भी दूसरा पार्टी है, उसे भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मींस विदाउट कंसेंट और इंटीमेशन टू अदर पार्टी रिव्यू एप्लीकेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, राइट? तो एक्सेप्टेंस के आधार पे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर एक्सेप्ट करना है तो अदर पार्टी को इंटीमेट किया जाएगा, उन्हें भी अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आपका क्या पॉइंट है इस ग्राउंड पे जिस पे हम रिव्यू के लिए इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने वाले हैं, राइट? अब रिजेक्शन का क्या ग्राउंड हो सकता है? रिजेक्शन का ग्राउंड ये हो सकता है कि अगर वो तीनों ऑर्डर के अगेंस्ट में नहीं, किसी और मिसलेनियस टाइप का चीज है, देन, या वो तीनों ग्राउंड्स जो कोर्ट ने फिक्स किया है कि भाई एपरेंट एरर होना चाहिए या रीजनेबल इनसफिशिएंट कॉज होना चाहिए, या जो फैक्ट्स एंड एविडेंस प्रोड्यूस किया जा रहा है वो ये जरूर एज्यूम कंसीडर होना चाहिए कि वो बियॉन्ड हिज नॉलेज ऑफ द एप्लीकेंट था, है ना, एप्लीकेंट का नॉलेज के बियॉन्ड था और अब जाके उसे मिला है, क्लियर? तो उस रेस्पेक्ट में होगा। अब यहाँ पे रिजेक्ट होने की बात हुई। रिजेक्ट एक और ग्राउंड से होता है। अगर कोई रिजेक्ट करने की बात होती है तो वहां पे जब भी कोई हियरिंग होगा, उस हियरिंग में अगर मेजॉरिटी ऑफ द कोर्ट डिसाइड करती है कि इसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, तो मेजॉरिटी के ओपिनियन के आधार पर होगा। मतलब ये हुआ कि अगर 3 जज हैं तो 3 जज के मेजॉरिटी से डिसाइड होगा कि एप्लीकेशन शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, करेक्ट? तो ये क्लियर है। लेकिन अगर 4 जज हैं, 4 जज है ना, तो 4 जजेस के रेस्पेक्ट में यहां पे भी ओपिनियन बेस्ड डिसीजन होगा। तो जब इक्वल डिवीजन होगा, मतलब 2 ने बोला एक्सेप्ट किया जाए, 2 ने बोला रिजेक्ट किया जाए, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इन दैट केस एप्लीकेशन फॉर रिव्यू विल बी रिजेक्टेड। ध्यान रखिएगा, अगर 50-50 ओपिनियन कंसिडर हो रहा है, जनरेट हो रहा है अमंग जजेस फॉर कंसिडरेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, देन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। क्लियर यहां तक? अब यहां पे दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रिव्यू का पिटीशन हियर कौन करेगा, किसके पास रिव्यू फाइल होगा। तो किस किस ग्राउंड पे, तो आप जान ही चुके किसके पास। तो सबसे पहले देखिए, जो जिस जज ने हियरिंग किया, जज जो डिक्री पास किया, डिक्री या ऑर्डर पास्ट, जिसने पास किया था वो रहेगा, प्लस में यहां मेजॉरिटी ऑफ जजेस होंगे, मतलब सिंगल जज नहीं होंगे, मेजॉरिटी ऑफ जजेस होंगे, करेक्ट? तीसरी बात है कि जिसने ऑर्डर पास किया है उनका होना जरूरी है, उनका होना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंडीशन पे ऐसा हो सकता है कि वो जज अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, या तो वो ट्रांसफर हो चुके हैं, या रिटायर्ड हो गए, क्लियर, या लीव पे चले गए। मतलब कि लीव पे जाना मतलब 6 मंथ के लिए कंटिन्यूअसली आफ्टर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ही इज एब्सेंट बिकॉज ऑफ लीव और समथिंग एल्स। कहने का मतलब यह है कि जिस जज ने डिग्री ऑर्डर पास किया था, जिसके अगेंस्ट में रिव्यू एप्लीकेशन फाइल हो रहा है, उस जज का होना जरूरी है, और मेजोरिटी में होंगे और भी जज होंगे, लेकिन उस जज का होना जरूरी इसलिए है क्योंकि उन्होंने हियरिंग किया। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है कि वो जज अवेलेबल ना हो, या तो रिटायर हो गए, ट्रांसफर हो गए। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो जज रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करने के बाद कंटिन्यूअसली 6 मंथ के लिए एब्सेंट हैं, या किसी भी कारण से, रीजनेबल ग्राउंड से, रीजनेबल रीजन से, या लीव के कारण या हेल्थ के कारण, then only he will be absent or review application will be accepted or rejected whatsoever. अदरवाइज इनका इस जज का होना, जिन्होंने ऑर्डर पास किया था, ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में रिव्यू एप्लीकेशन हुआ, उनका होना जरूरी है। क्लियर?
तो ये वाला चीज जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो भी रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करता है, जो हम लोग अपील फाइल करते हैं ना, जैसे उसी अपील फॉर्मेट में अपील फाइल करने का जो प्रोविजन होता है, जो प्रोसीजर होता है, वही रिव्यू फाइल करने का प्रोविजन और प्रोसीजर होगा। म्यूटेटिस मिटेंडिस विल बी एप्लीकेबल, करेक्ट, मतलब सेम टू सेम जो है। उसके बाद नेक्स्ट रूल जो है, हाँ, अगर एप्लीकेशन ग्रांट हो गया तो अब वहां पे है कि रिजेक्शन, है ना, कि जब ऑर्डर ग्रांट हो जाता है तो मतलब रिव्यू के बाद भी क्या कोई फर्दर अपील का ऑप्शन है? रिव्यू के बाद भी रिव्यू ऑर्डर, यहां लिख देता हूं रिव्यू ऑर्डर, है ना, ये रिव्यू ऑर्डर के पास होने के बाद भी कोई ऑर्डर फाइल करने, अपील फाइल करने का प्रोविजन होता है। तो यस, आप रिव्यू ऑर्डर के बाद भी अपील फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपका रिव्यू एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, है ना, एक्सेप्ट हो गया, तो ऑन एडमिशन टाइम में भी एक्सेप्टिंग का जो ऑर्डर पास होता है कि यस आपका रिव्यू एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाता है और फर्दर हियरिंग फिक्स किया जाएगा, तो उस रिव्यू एप्लीकेशन के एक्सेप्टेंस पे भी अपील फाइल किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, मतलब ये नहीं कि रिव्यू ऑर्डर आएगा तो रिव्यू एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है, इमीडिएटली उसके बाद भी फर्दर अपील फाइल किया जा सकता है। उसके बाद अगर ये रिव्यू एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट होने के बाद नो अपील, ध्यान रखिएगा, रिजेक्ट होने के बाद नो अपील, कोई भी फर्दर अपील फाइल करने का प्रोविजन नहीं दिया गया, मतलब बार टू फर्दर अपील। फर्स्ट, सेकेंड बार टू जो होता है वो होता है कि अगर आपका रिव्यू एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो गया तो एप्लीकेशन हो गया, मतलब रिजेक्ट हो गया, लेकिन अगर एक्सेप्ट हो गया है, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, तो आप फर्दर अपील नहीं कर सकते हैं। अदर पार्टी कैन फाइल फर्दर अपील कि भाई हमारा ऐसा ऐसा सिचुएशन था, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसको रोका जाए, रिव्यू ना किया जाए। थर्ड ऑप्शन होता है कि कब वो फर्दर रिव्यू एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना होकर रिजेक्ट होगा या नहीं किया जाएगा रिव्यू, वो होता है कि अगर कोई डिक्री ऑर्डर, जैसे कि ये डिक्री है जिसके अगेंस्ट में रिव्यू फाइल किया गया, राइट, रिव्यू फाइल करने की बात हो रही है, इस केस में अगर इस ऑर्डर के अगेंस्ट में इस डिग्री, मान लीजिए कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व था इस डिग्री में, और उसमें जो भी डिसीजन आया उसके अगेंस्ट में रिव्यू फाइल करने की बात चल रही है, लेकिन उसी सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ पे, उसी आइडेंटिकल और सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अगर सब्सिक्वेंटली कोई ऑर्डर पास हुआ, सब्सिक्वेंट ऑर्डर बाय हायर अथॉरिटी, हायर कोर्ट, अथॉरिटी बजाय कोर्ट लिख दीजिए, मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने स्मॉल कॉजेज कोर्ट में या नॉर्मल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में है और वहां पे आपका डिग्री आया, उसके अगेंस्ट में आप रिव्यू फाइल कर रहे हैं, लेकिन उसी ग्राउंड पे, उसी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जो आइडेंटिकल और सिमिलर है, किसी हायर कोर्ट ने, लाइक हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट रिवर्स कर दिया, इस डिग्री को रिवर्स कर दिया, इस डिग्री को, देन रिव्यू एप्लीकेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब रिव्यू एक्सेप्ट की बात छोड़ दीजिए, रिव्यू फाइल कर ही नहीं सकते। क्लियर? तो ये जो है आपका रिव्यू एप्लीकेशन से रिलेटेड था ऑर्डर 17, और इससे रिलेटेड और कुछ भी ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल नहीं है ना। तो ये आपका रिव्यू एप्लीकेशन आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और आईटीओ के लिए है। आई होप कि आपको ये जो चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और आज जो है हमारा सीपीसी 1908 का जो भी ऑर्डर आपके सिलेबस में था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। और साथ में मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि जो मेरा क्वेश्चन शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड होता है, जो सीपीसी 1908 के प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस जा रहे हैं, वहां से आप सारे क्वेश्चंस को, सीपीसी रिलेटेड को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अगर आप लोगों ने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया तो समझ जाइएगा आपका सीपीसी से रिलेटेड जो भी अराउंड 15 क्वेश्चन आएगा, 15 क्वेश्चन के आसपास या 20 क्वेश्चन, मतलब 10 से लेके 20 के बीच में कोई भी क्वेश्चन होगा,
मेरे अनुसार आप 95% तो हाँ 95% तक आप रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड आप लोगों से एज यूजुअली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कीजिए, नो प्रॉब्लम। और कमेंट में भी आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। सो थैंक यू वेरी मच।